A very good morning, students. As you all know that we were reading chapter number 5 of history. The name of chapter is 1857, India's first freedom struggle. In this chapter, we were reading about the causes of revolution. In this, we have read one cause, which is economic cause. Economical cause means मतलब इकोनॉमिकली क्या रीज़न रहे हैं रेवोल्यूशन के, इसको हमने हाफ रीड किया था. टुडे वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक ओनली. While British goods were exempted from duties when entering Indian markets. अभी हमने पढ़ा था जब ब्रिटिश जो गुड्स आता था, जो भी सामान आता था इंडिया में एंटर करता था, उनको ड्यूटीज़ की छूट थी. एग्जेम्प्टेड होता है, उनको कोई छूट होती थी, मतलब उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. इंडियन गुड एंट्रिंग इंग्लैंड वर बर्डन विद हैवी कस्टम ड्यूटीज़. और जो इंडियन गुड्स है यहाँ से तैयार होकर इंग्लैंड जाता था, उसमें क्या है बहुत सारी हैवी ड्यूटीज़ और कस्टम्स लगते थे, मतलब टैक्स लगता था. The abolition of monopoly of East India Company and the introduction of free trade by 1833 further increased the exploitation of peasants. जब मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको अबॉलिश कर दिया गया. न्यू उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया फ्री ट्रेड पॉलिसी आई थी 1833 में. इससे क्या है पीजेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा बढ़ गई, मतलब पीजेंट्स को और ज़्यादा नुकसान होने लगा. इंडिया वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. इससे क्या हुआ, जो फ्री ट्रेड पॉलिसी आई थी उससे क्या हुआ, इंडिया क्या बन गया, एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला बन गया. मीन्स रॉ मटेरियल अच्छे जो क्रॉप्स कल्टीवेशन है वो हमारे पीजेंट करते थे, और एज अ रॉ मटेरियल उनको ब्रिटेन सेंड करना पड़ता था. एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. और वो क्या करते थे, ब्रिटिश वहाँ पे उसको जो रॉ मटेरियल से फाइन गुड्स तैयार करते थे उनको मैन्युफैक्चर करते थे. दिस मेड लाइफ मिजरेबल. इससे क्या उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा दुखद हो गई थी. ठीक है. आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन्स वर रूइंड बाय अनफेयर कंपटीशन. जो आर्टिशन से क्राफ्ट पर्सन जो छोटी छोटी चीज़ें बनाते थे ना, वो कंपटीशन से मतलब बर्बाद हो गए सारे. ब्रिटिश मेड गुड्स ऑन मशीन्स. दीज गुड्स वर रैदर चीपर देन द हैंडमेड प्रोडक्ट्स. अभी जो हमारे जो आर्टिशन और क्राफ्ट पर्सन थे वो हाथ से चीज़ें बनाते थे, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते थे बहुत मेहनत के साथ. लेकिन जो ब्रिटिश गुड्स वहाँ से आता था, एक तो उन पर ड्यूटी नहीं लगती थी, वो चीप होती थी, प्लस वो मशीन से बनी होती थी. और मशीन से बनी हुई चीज़ ऑब्वियसली हैंडमेड चीज़ों से ज़्यादा बेटर, मतलब फाइन क्वालिटी की होगी और इजीली बन जाती है. वहाँ पे इतनी मेहनत भी नहीं लगती, और मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो भी ज़्यादा बन जाती है एक साथ. तो इस वजह से क्या होता था, वो चीप भी होती थी. इसलिए जो आर्टिशन और क्राफ्ट पर्सन है वो सारे बर्बाद हो गए, उनके प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं खरीदता था. इंडियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद चीप मशीन मेड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड. इंडियन मार्केट किस चीज़ से भर गया, चीप चीज़ें, मतलब सस्ती सस्ती मशीन से बनी हुई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर जो इंग्लैंड से बनी हुई चीज़ों से भर गया. इंडियन हैंडमेड टेक्सटाइल कुड नॉट बी कम्पीट विद द चीप मशीन मेड टेक्सटाइल. जो इंडिया का हैंडमेड टेक्सटाइल था ना, जो कपड़ा था, वो उनसे कम्पीट नहीं कर पाता था किसी भी मामले में जो मशीन से बनी हुई टेक्सटाइल थी. एज पीपल प्रेफर टू बाय चीप प्रोडक्ट्स. क्योंकि लोग क्या प्रेफर करते हैं, सस्ती चीज़ें लेना पसंद करते हैं. दिस रूइन द ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. इस बात ने क्या है, जो ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट था ना इंडिया का, इंडियन इंडस्ट्री, उसको फिनिश कर दिया. एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हुआ, ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, भले वो पीजेंट्स हो, लैंडलॉर्ड्स हो, ट्रेडर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, लेबरर्स हो, एंड द एंटायर मिडिल क्लास ऑफ इंडिया वर अनहैप्पी एंड रिवोल्टेड. ये सारे लोग क्या अनहैप्पी हो गए, सभी क्लासेस, और उन्होंने रिवोल्ट किया. मीन्स हमने ये इकोनॉमिकल कॉज पढ़ा, भी सबकी इकोनॉमिकल कंडीशन खराब कर दी ब्रिटिशर्स ने, दैट्स वाई उन्होंने रिवोल्ट का सोचा. अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज. मीन्स पॉलिटिकल रूप से उन्हें क्या परेशानी थी ब्रिटिशर्स से, मतलब ये छोटे छोटे कॉजेज मिलकर एक बड़ी रेवोल्यूशन को एज अ रिजल्ट दिया. मीन्स वो बड़ी रेवोल्यूशन बन गई. इकोनॉमिकल कॉजेज हमने पढ़ ले, अब इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेज. द एक्सपेनिशिस्ट एंड एनेक्शियसिस्ट policies of the British power in India made all the Indian rulers, big and small, Hindu and Muslim, took look with suspicion and developed hatred towards the British power in India. एक्सपेनिशिस्ट होता है मतलब जो एक्सपेंड करने वाली, और एनेक्सेशनिस्ट होता है एनेक्स करने वाली, छीनने वाली, और अपना रूल जो अपना जो एरिया है वो बढ़ाने वाली. जो उनकी पॉलिसीज थी ना, मतलब एक तो वो एक्सपेंड करना चाहते थे अपने एरिया को अपने अंडर, और वो एनेक्स कर लेते थे. जो किंग्स और थे ना पुराने राजा महाराजा, उनसे वो उनकी जो लैंड एरिया वो छीन लेते थे. ये पॉलिसीज से क्या है, इन ब्रिटिश पावर की इन पॉलिसी से ना इंडियन के सभी लोग, चाहे वो रूलर्स हों, छोटे बड़े हों, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोग ना ब्रिटिशर्स को सस्पिशन मतलब शक से देखने लगे, और नफरत पैदा होगी ब्रिटिश पावर के लिए. एक तो पॉलिटिकल कॉज ये था.
The nobility, many of whom has lost titles and domains under the doctrine of lapse, which refused to recognize the adopted of children princes as legal heirs, felt that the company had interfered with the traditional system of inheritance. Rebel leaders such as Nana Sahib and Rani of Jhansi belonged to this group. अभी जो नॉबिलिटी थी, मतलब जो नॉबल लोग थे, मीन्स जो किंग थे, उन्होंने उनमें से कई लोगों के जो टाइटल्स छीन लिए गए। किस लैब्स, मतलब किस रूल के अकॉर्डिंग? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। ये हमने चैप्टर फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में हमने रीड किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। उसमें पढ़ा हमने कि ये क्या था, इसमें क्या है कि वो उनको एज अ हेयर मानने को रिफ्यूज़ करते थे। मीन्स अगर कोई किंग है वो चाइल्डलेस डाई हो जाता है, चाइल्डलेस उसकी डेथ हो जाती है, उसका कोई आगे खुद का रियल बच्चा नहीं होता है, चाइल्ड नहीं होता है, तो वो क्या करता था, अडॉप्ट करके अपना जो शासन है, रूल है, वो चलाता था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने क्या किया, बट जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने ऐसा रूल लाया कि अगर कोई किंग है वो चाइल्डलेस, उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसको हम अपने अंदर इंक्लूड कर लेंगे, उसका एरिया, मीन्स उसका जो नया हेयर है, नया कोई उत्तराधिकारी है, उसको हम नहीं मानेंगे। इससे इसके जो मतलब इससे जो अफेक्ट हुए, एक तो नाना साहिब थे और रानी ऑफ झांसी इस ग्रुप से बिलोंग करते थे, मीन्स उनके भी टाइटल्स वगैरह, उनके जो रूलिंग एरिया वो उनसे ले लिया गया था, मतलब झांसी उनसे छीन ली गई थी रानी से। The native rulers were forced to disband their army who failed to obtain gainful employment elsewhere. जो नेटिव रूलर थे उनको फोर्सफुली क्या किया गया, आर्मी से बाहर निकाल दिया गया और उनको कहीं और जगह कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। फर्दर द ओपन डिसरिस्पेक्ट एग्जिबिटेड बाय द ब्रिटिश टुवर्ड द लास्ट ऑफ द मुगल रूलर बहादुर शाह जफर मेड द मुस्लिम राइज इन रिवोल्ट। अब जो उनका जो डिसरिस्पेक्ट नेचर था, एक जो मुगल एम्पायर था ना, मीन्स ब्रिटिशर्स के आने से पहले या आने के टाइम पे यहाँ पे मुगल एम्पायर रूल कर रहा था, तो मुगल एम्पायर का जो लास्ट किंग था ना बहादुर शाह जफर, उनको उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया ब्रिटिशर्स ने, उनको उनका जो महल था उनसे निकाल दिया, ऐसे ऐसे करके उनको बहुत परेशान किया। तो उन्होंने क्या है, बहादुर शाह जफर ने मुस्लिम्स को अब इस रिवोल्ट में इंक्लूड कर लिया। मतलब ये भी एक रीज़न बन गया रिवोल्ट होने का, मतलब ये सारे लोग मिलकर रिवोल्ट इसलिए किया क्योंकि बाकी सबके अपने अपने रीज़न थे। मुस्लिम का रीज़न क्या था, क्योंकि उन्होंने उनके किंग बहादुर शाह जफर को डिसरिस्पेक्ट किया। द नेटिव रूलर्स टुक अप आर्म्स एंड स्टार्टेड द रिवोल्ट। और नेटिव रूलर्स ने आर्म्स उठा लिए, हथियार उठा लिए और रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। रिसेंटमेंट टुक अ टेंगिबल शेप इन 1807। और ये बड़ी सी शेप ले ली, इस नाराजगी ने, इस रोष ने एक बड़ी शेप ले ली 1857 में, एक बड़ी क्रांति बन गई। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। द ब्रिटिश फॉलो अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड लुक डाउन अपॉन द इंडियंस। ब्रिटिशर्स ने एक रेशियल पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन की अपनाई, मतलब वो रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करते थे, कलर के बेस पे, मतलब ब्लैक एंड वाइट के बीच में इंडियंस को मतलब इन्फीरियर तरीके से देखते थे। दे डिड नॉट इंटरेक्ट विद द इंडियंस एंड ह्यूमिलेटेड देम। वो इंटरेक्ट नहीं करते थे, इंडियंस से बातचीत नहीं करते थे, उनको ऐसा इन्फीरियर समझते थे और ह्यूमिलेट करते थे, इंसल्ट करते थे। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट्स इन ट्रेन। ट्रेन में जो कंपार्टमेंट होते हैं ना, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो जो इंडियंस है वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रैवल नहीं कर सकते थे। एजुकेटेड इंडियंस वर डिनाइड प्रमोशंस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट इवन दो दे वर मोर डिजर्विंग टू बी दोज पोस्ट। और जो एजुकेटेड थे कुछ लोग, वो जॉब में थे, तो उनके प्रमोशंस भी डिनाई कर दिए, भी उनको प्रमोट नहीं किया गया, हालांकि वो ज़्यादा डिजर्व करते थे उन पोस्ट पे प्रमोट होना। द ब्रिटिश वर सो एरोगेंट एंड हॉटी दैट अ पुलिस रेगुलेशन पब्लिश्ड बाय अ मजिस्ट्रेट एट आगरा categorically states every native, whatever his pretended rank may be, ought to be compelled under a heavy penalties to salam all English gentlemen in streets if the native is on horseback or in its carriage, to dismount and stand in a respectful attitude until the European has passed him. अभी इन्होंने क्या बताया, वो बहुत एरोगेंट थे। पुलिस रेगुलेशन मतलब उन्होंने एक पब्लिश करवाया आगरा में। वो क्या कहता है, भी जो भी नेटिव है, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, उसको क्या कंपेल किया गया, भी आपको क्या करना है, आपको हैवी पेनल्टी करनी पड़ेगी, आपको सलाम करना है। जितने भी इंग्लिश जेंटलमैन अगर स्ट्रीट से गुजरे, मतलब स्ट्रीट से पास आउट हो, तो नेटिव को क्या होगा, करना होगा, झुक के सलाम करना है, चाहे वो हॉर्स बैक पे बैठा हो या इसके मतलब कैरिज पे बैठा हो। टू डिसमाउंट एंड स्टैंड इन रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, मतलब आपको खड़े होकर रिस्पेक्टफुल तरीके से उसको सलाम करना है, जब तक कि वो यूरोपियन हैज़ पास हिम, जब तक कि वो उसको पास से निकल ना जाए, मीन्स उसके
आने तक, उसके जाने तक, मतलब जो रास्ते में जा रहा है ना स्ट्रीट में, तो उसको सलाम करना है खड़े होकर, भले आप कुछ भी कर रहे हो उस टाइम पे। द जुडिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश वॉज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। जो जुडिशियल सिस्टम लाए ना जस्टिस का, वो जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया ब्रिटिशर्स ने, वो इक्वालिटी के बेस पे था। दो द लॉ वॉज डिफरेंट फॉर यूरोपियंस, ऑल इंडियंस वॉज कंसिडर्ड इक्वल बिफोर लॉ। हालांकि वो जो रूल्स थे वो यूरोपियंस के लिए तो अलग थे, मीन्स इक्वालिटी के बेस तो था, बट यूरोपियंस के लिए कुछ अलग थे, और ऑल इंडियंस को इक्वली ट्रीट किया जाता था। दिस वॉज बिलीव टू बी एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन द कास्ट सिस्टम एंड प्रिविलेजेस द अपर क्लास। इससे क्या हुआ, इससे यह माना गया भी जो ये एक अटेम्प्ट था जो कास्ट सिस्टम है उसको कम करने का, और जो प्रिविलेजेस मतलब कुछ अलग से राइट दिए गए हैं बड़े अपर क्लास को, उनका डिस्क्रिमिनेशन एटलीस्ट उन्होंने ये अच्छी बात की कि इंडियंस के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म कर दिया। देन इंटरवेनेशन ऑफ ब्रिटिश इन सोशल ट्रेडिशन बाय प्रोहिबिशन द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1829, पासिंग लॉ रिलेटिंग टू सक्सेशन प्रॉपर्टी ऑफ 1832 एंड 1856, विडो री मैरिज एक्ट 1856 एंड द रिलीजियस Disability Act 1856 further strengthened the view of conservatives that the Hindu religion and customs were being tempered by the British specific objective of Christianizing India। अभी देखो क्या इंटरवेनेशन, मतलब उन्होंने इंटरफेयर करने लगे सोशल ट्रेडिशंस थे जो हमारे, उन्होंने किस चीज़ पे प्रोहिबिशन किया, मीन्स किस चीज़ पे रोक लगाई। सती प्रथा होती थी, सती प्रथा एक बहुत इविल सी हमारी कस्टम था इंडिया में, जो कि 1829 में उन्होंने ख़त्म कर दिया। सती प्रथा ये थी स्टूडेंट्स कि मान लो किसी लेडी का हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसको सती होना पड़ता था लेडी को साथ में। सती का मतलब कि जब उसको जलाते हैं ना, तो उसकी जो चिता होती है, मीन्स जो फायर होती है, उसमें उस लेडी को भी साथ में जिंदा बैठना पड़ता था। मतलब उसका हस्बैंड की डेथ होगी तो उसको भी जीने का कोई राइट नहीं है, वो भी सती हो जाएगी उसके साथ में उसके साथ जल जाएगी जिंदा। ये लो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और सक्सेशन प्रॉपर्टी का कोई मतलब प्रॉपर्टी के सक्सेशन का मीन्स उसका सक्सेस कौन करेगा, उसका सक्सेसर कौन होगा। 1832 और 56 में एक नया रूल लाए, विडो री मैरिज एक्ट। पहले क्या होता था, विडो हो जाती थी कोई लेडी, मान लो पहले तो उसको सती होना पड़ता था, अगर सती नहीं होती थी तो फिर उसको इतनी बुरी तरह से रखा जाता था, खाने पीने के लिए नहीं देते थे, बिल्कुल बुरी तरह से ट्रीट करते थे, तो उसकी शादी भी दोबारा नहीं करवाते थे। तो उन्होंने विडो री मैरिज एक्ट लेके आए भी, जो विडो है वो दोबारा मैरिज कर सकती है। 1856 में ऐसा लेकर आए। तो जो ये 89 वाली सती प्रथा थी ना, जो 89 में ख़त्म हुई थी, तो ये क्या था, लड़कियां खुद ही कर लेती थी। मीन्स अगर वो सोचती थी भी जिंदा जल जाए तो बेटर है, क्योंकि अगर वो बच भी गई ना विडो बनकर रहना तो उससे भी ज़्यादा बुरा है, इससे अच्छा वो जिंदा जल जाना पसंद करती थी। इसलिए उन्होंने विडो री मैरिज को भी एनकरेज किया। अभी विडो जो है वो रीमैरिज कर सकती हैं दोबारा। और जो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट था 1856 में वो लेकर आए। फर्दर उन्होंने क्या स्ट्रेंथ किया, जो कंजर्वेटिव हिंदूज थे ना, वो सोचने लगे भी ये तो हमारी जो कस्टम्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये तो इंडियंस के जो कस्टम्स हैं उनको मतलब बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हैं, और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिश्चियनाइजिंग इंडिया, इंडिया को क्रिश्चियनिटी की ओर ले जाना है, मतलब लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करना है, जो हिंदूज और मुस्लिम है उनको क्रिश्चियन बनाना है, ये उनका ऐसा ऑब्जेक्टिव है। ऐसे हिंदू जो कंजर्वेटिव लोग थे ना, पुराने विचारों वाले अंधविश्वास वाले लोग थे, उनको लगा भी हमारी तो ये सती प्रथा इतनी अच्छी थी है ना, विडोज को हम पूरी तरह से रखते थे, वो अच्छा था, विडो को रीमैरिज नहीं करनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें उनको अच्छी लगती थी, तो उनको लगा भी ये तो बहुत ख़राब चीज़ें। हालांकि ये जो चीज़ें उन्होंने की हैं रिलीजियस बेस पे, ये बहुत अच्छी की हैं हमारे आज की सोसाइटी के लिए और पहले के लिए भी। तो ये सारे कॉजेज़ थे आज हमने रीड किए। एक तो हमने इकोनॉमिकल कॉजेज़ रीड किए, फिर हमने पॉलिटिकल कॉजेज़ रीड किए, फिर हमने सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ रीड की। सोशल हमने देखा भी, रिलीजियस और कस्टम्स के कैसे हमारे उन्होंने चेंज किए, ये सारे कॉजेज़ मिल करके फिर एकदम से रिवॉल्ट कर दिया सब लोगों ने। नेक्स्ट है क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।